दक्षिण गाजा के रफा शहर के ऊपर मौत और अंधकार का ऐसा साया फिर से उतर आया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने रफा की एक भूमिगत सुरंग में मौजूद 9 फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया है। ये दावा शुक्रवार 28 नवंबर को इजरायली सेना ने अपने आधिकारिक बयान में किया, जबकि दूसरी ओर मध्य पूर्व के कई समाचार स्रोतों ने बताया कि रफा के पूर्वी हिस्से में मौजूद भूमिगत संरचनाओं से भागने की कोशिश कर रहे 30 से अधिक लड़ाकों को भी हाल के दिनों में मार दिया गया है। हालांकि इजराइल के इन दावों पर अब तक हमास की ओर से कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ हफ्तों से रफा के नीचे मौजूद सुरंगों की स्थिति को लेकर कई स्तरों पर तनाव और भय बढ़ता जा रहा है। इजरायली मीडिया ने हाल ही में दावा किया था कि लगभग 200 हमास लड़ाके रफा की एक बड़ी सुरंग में फंसे हुए हैं और उनके सुरक्षित बाहर निकलने की अपील पर इजराइल ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, जबकि यह क्षेत्र पूरी तरह इजरायली सेना के कब्जे में है और यहां मानवीय स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसी उलझन और बेचैनी के बीच अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में पिछले अक्टूबर में जो संघर्ष विराम समझौता हुआ था, उसकी शर्तों में कैदियों की अदला बदली, गाजा के पुनर्निर्माण और हमास के बिना एक नई प्रशासनिक संरचना की स्थापना शामिल थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक लगभग 70,000 फिलिस्तीनियों को इजरायली हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी है और इनमें भारी संख्या महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही 1,70,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे यह पूरा क्षेत्र एक अनंत मानवीय त्रासदी में डूब गया है। इसी बीच अल जजीरा ने फिलिस्तीनी सूत्रों के हवाले से बताया कि रफा की सुरंगों में 60 से 80 लड़ाके महीनों से फंसे हुए हैं। उनका अपने नेतृत्व से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उनके पास न खाना है, न पानी, और निकलने की कोशिश करने वालों पर ऊपर से हवाई हमले किए जाते हैं, जिनमें अब तक कम से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल ने साफ कहा है कि इन लड़ाकों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना होगा और उसके बाद उन्हें जेल में ले जाया जाएगा। लेकिन हमास की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके लड़ाके हर हाल में आत्मसमर्पण से इनकार करेंगे। इसी तनाव के माहौल में पिछले बुधवार पहली बार हमास ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसके कुछ सदस्य रफा की सुरंगों में फंसे हुए हैं और उन्होंने सुरक्षित निकास की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उनके लड़ाके जीवित वापस न लौट पाए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इजरायल और उसके निर्णय लेने वाली राजनीतिक व्यवस्था पर होगी। मध्यस्थता करने वाले देशों ने सुरक्षित निकास का विकल्प देने की कोशिश की थी, लेकिन इजरायली नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो गए हैं और युद्ध अपराध के आरोपों के बीच भी अपने कठोर रुख पर कायम हैं। इसी भारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के बीच अचानक दुनिया का ध्यान एक और विस्फोटक भू-राजनीतिक संकट की तरफ मुड़ गया है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर की पूरी हवाई सीमा को बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सभी एयरलाइंस, पायलट, तस्कर और मानव पाचार नेटवर्क वेनेजुएला की हवाई सीमा को अब से पूरी तरह बंद माने। हालांकि काराकास की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी प्रशासन वेनेजुएला को लेकर लगातार कठोर बयान दे रहा है। अमेरिका कहता है कि उसकी कार्रवाई का लक्ष्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है, मगर कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि ये कदम मादुरो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है और तस्करी के आरोप में कई नौकाओं पर हमले भी किए हैं, जिनमें कई लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इन घटनाओं को न्यायोत्तर हत्याएं कहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला के माफिया नेटवर्कों के खिलाफ जमीनी अभियानों का विकल्प भी खुला है। दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने कहा है कि अमेरिकी धमकियों से वेनेजुएला वासी डरने वाले नहीं हैं और वॉशिंगटन लगातार झूठ और बहाने बनाकर देश में हस्तक्षेप का रास्ता तैयार कर रहा है। इसी माहौल में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि पिछले सप्ताह ट्रंप और मादुरो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा भी सामने आई। हालांकि अभी ऐसी किसी बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी विमानन प्राधिकरण FAA ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वेनेजुएला के ऊपर सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस चेतावनी के बाद दक्षिण अमेरिका की 6 बड़ी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी, जिसके बाद वेनेजुएला ने इन एयरलाइनों के संचालन लाइसेंस रद्द कर दिए और आरोप लगाया कि वे अमेरिकी राज्य आतंकवाद में सहायता कर रही हैं। इस सब के चलते वेनेजुएला का संकट और गहरा गया है। इसी बीच भारत के जम्मू क्षेत्र से एक अत्यंत मार्मिक और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई, जहां कठोर प्रशासनिक कार्रवाई और सत्ता के दमन के बीच एक हिंदू पड़ोसी ने एक मुस्लिम पत्रकार के लिए अपनी पिजी जमीन दान में दे दी।
पत्रकार अरफाज अहमद लंबे समय से प्रशासन और पुलिस के बीच मादक पदार्थों के नेटवर्क पर खबरें लिखते रहे हैं, जिससे वे अधिकारियों के निशाने पर आए। कुछ वर्ष पहले भी प्रशासन ने उनका घर तोड़ा था और अब हाल ही में बिना किसी नोटिस के उनका पुश्तैनी घर भी ढुआ दिया गया। अरफाज अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए थे और भविष्य पूरी तरह अंधकार में लग रहा था। तभी उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने अपनी बेटी के नाम की 1361 वर्ग फुट जमीन अरफाज को दे दी और नए घर के निर्माण में मदद का वादा भी किया। कुलदीप ने कहा कि जरूरत पड़े तो वे भीख मांगकर भी अरफाज के सर पर छत डालेंगे। इस घटना ने उस नफरत की राजनीति को करारा जवाब दिया जो लगातार समुदायों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच श्रीलंका में चक्रवात दीतवा के कारण भारी तबाही आ चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ में 132 लोगों की मौत हो चुकी है और 176 से अधिक लोग लापता हैं। पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 15,000 से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है और लाखों लोग बिजली और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं और अनेक जगहों से बड़ी संख्या में यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाया गया है। कई जिलों में सड़कें बह चुकी हैं और राहत सामग्रियां पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। बडुल्ला जिले के कई गांव पूरी तरह कट चुके हैं। लोग मंदिरों और स्कूलों में शरण लेने पर मजबूर हैं। पानी और दवाइयों का संकट बड़ा रूप ले चुका है। श्रीलंकाई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है और विदेशों में रह रहे नागरिकों से भी मदद भेजने की गुहार की है। इसी बीच पाकिस्तान में भी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, जहां विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को उनकी बहन और पार्टी नेताओं से जेल में मिलने दिया जाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार संसद को रबर स्टैंप में बदल चुकी है और विपक्ष को गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने तक नहीं दिया जा रहा। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रमुख महमूद अचकजई ने कहा कि इमरान खान को जेल में रखने का कोई ठोस कारण सरकार नहीं बता पा रही है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री तक को उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है। पीटीआई नेता असद कैसर ने उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को दफना दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि शायद इमरान खान अब पीटीआई को संसद से बाहर रखने का फैसला कर लें, क्योंकि हाल की घटनाओं ने लोकतांत्रिक माहौल को बेहद संकुचित कर दिया है। इस बहुस्तरीय राजनीतिक, सैन्य और मानवीय संकटों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष से भी बेहद गंभीर खबरें सामने आई हैं। रूसी बैटल ग्रुप साउथ के प्रवक्ता वादिम आस्ताफेव ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 230 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही पश्चिमी देशों के बनाए 3 बख्तरिद वाहन, 29 मैन्य ट्रक, 4 फील्ड आर्टिलरी गन, 1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और 4 गोला बारूद गोदाम भी नष्ट किए गए हैं। रूसी ड्रोन यूनिटों ने कई यूक्रेनी यूएवी कंट्रोल केंद्र, स्टारलिंक सिस्टम और संचार एंटेना को भी निशाना बनाया है। रूस कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति चाहता है, लेकिन संभावित बड़े संघर्षों के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। ये बयान उस समय आया है जब बेल्जियम में रूस के राजदूत देनिस गोंचारोव ने कहा कि नाटो और यूरोपीय संघ शायद रूस के साथ किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हैं। इस सवाल पर कि दुनिया को युद्ध की उम्मीद करनी चाहिए या शांति की, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उम्मीद हमेशा शांति की करनी चाहिए, लेकिन सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना भी आवश्यक है। इतना सब हो जाने के बाद पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ गाजा और रफा की भूमिगत सुरंगों में फंसे लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वेनेजुएला में भू राजनीति सुलग रही है। दक्षिण एशिया में राजनीतिक दमन और मानवता की चमक दोनों साथ साथ दिख रही हैं। श्रीलंका में प्रकृति का कहर पूरी आबादी को अस्त व्यस्त कर चुका है और यूरोप एशिया की सीमाओं पर युद्ध का साया और भी गहरा होता जा रहा है। हर मोर्चे पर अस्थिरता, तनाव, मानव पीड़ा और राजनीतिक टकराव अपने चरम पर हैं। फिर भी उम्मीद की एक डोर दुनिया को जोड़े रखे हुए है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर समाधान की राह खुलेगी और निर्दोष लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।